नमस्कार साथियों, एसके ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से लिमिटेड में जो वैकेंसीज को रिलीज की गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जिसके एग्जामिनेशंस आने वाले कुछ दिनों बाद होने वाले हैं। आप सभी लोग लास्ट मोमेंट में रिवीजन और प्रैक्टिस सेट और टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से लेकर लास्ट मोमेंट में रिवीजन स्ट्रेटेजी के बारे में भी। क्योंकि आप अब तक क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, ये सब चीज़ों को बेसिकली भूला जा सकता है आपका ये लास्ट मोमेंट का रिवीजन। अगर आप ईमानदारी पूर्वक लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होकर के रिवीजन करेंगे तो हो सकता है आप अभी तक बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में सिलेबस को नहीं पढ़े होंगे, रिवीजन नहीं कर पाए होंगे। लेकिन यकीन मानिए कि लास्ट मोमेंट में अगर आप लोग रिवीजन प्रॉपर वे में करेंगे तो मे भी कुछ गेम चेंजिंग हो सकता है, आप सभी के साथ गेम चेंजर आपके लिए साबित हो सकता है। तो हम लोग डिटेल में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, रिवीजन स्ट्रेटेजी के बारे में आज के इस वीडियो में पहले बात करेंगे। इसके बाद सैंपल पेपर को भी मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूं, तो जिसमें कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर दोनों के लिए अगर आप लोग सैंपल पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप से सैंपल पेपर को अपने फ़ोन में बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं। सैंपल पेपर को लेने के लिए आपको जो है सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार का दिखता है और सिर्फ सैंपल पेपर ही अभी आप लोग लेंगे बेसिकली, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं एग्जामिनेशंस के, मतलब 2 वीक के अप्रॉक्स में है। तो अभी जो है सैंपल पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज़ में मिल रहे हैं। अब इससे कम करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है हमारे लिए, क्योंकि सैंपल पेपर जो बनती है उसके पीछे भी बैकएंड में टीम है, टाइपिंग करती है, सभी को बेसिकली देना होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं और मैं ट्रांसपेरेंट वे में आप सभी से बातें करता हूँ, क्योंकि चार्ज लेता हूँ तो क्वालिटी प्रीमियम कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ और ऑलवेज से मैं कोशिश करता हूँ अगर आपसे मैं 100 रुपया लूँ तो काम आपको 200 रुपया के बराबर दे सकूँ। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी होती है यही होती है। तो क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं होगी और सैंपल पेपर जो रहते हैं वो आपका स्टेप्स में रहते हैं। जैसे सैंपल पेपर 1 जो रहेगा वो बेसिक लेवल के रहेंगे, 2 जो रहेंगे थोड़ा सा अप लेवल हो जाएगा, 3 सैंपल पेपर नंबर जो होगा वो मॉडरेट लेवल के हो जाएंगे, 4 और 5 जो होंगे वो टफ लेवल के होंगे। तो सभी तरह के आप धीरे धीरे अपना अपना स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो सैंपल पेपर को बनाई गई है ये HPCL एग्जामिनेशंस के लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और सभी कैंडिडेट्स के बेसिकली लेवल्स को भी ध्यान में रख के बनाई गई है। तो अगर आप लोग को चाहिए ये सैंपल पेपर तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले करके बेसिकली आप लोग सिर्फ सैंपल पेपर को अभी ले सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड कर देगी इन चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हमने कर लिया है। अगर आप इन दोनों पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए सैंपल पेपर को खोज रहे हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल हो, तो आप लोग ले सकते हैं। अब सीधा हम लोग मूव करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की ओर कि किस प्रकार से हम लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं इस लास्ट मोमेंट में। ठीक है, देखिए अगर आप हमारा पुराना वीडियोस को देखे होंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर के, तो HPCL जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता है, चाहे वो टेक्निकल एग्जामिनेशंस हो या फिर नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशंस हो, इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल रहते हैं वो एज कंपेरिजन टू अदर PSUs थोड़ा डिफरेंट रहते हैं, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। इसीलिए इसमें प्रिपरेशंस
और सिलेक्शंस लेना अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको एक स्पेशल स्ट्रेटेजी को अप्लाई करनी होगी। वो स्ट्रेटेजी क्या है, ध्यान से समझिएगा। वो स्ट्रेटेजी लास्ट मोमेंट में ये है कि आप लोग टेस्ट पेपर को जरूर सॉल्व करिए। टेस्ट पेपर, इसे आप लोग मॉक टेस्ट भी बोलते हैं, मॉक टेस्ट भी बोलते हैं, और कुछ कैंडिडेट इसे प्रैक्टिस सेट भी बोलते हैं। प्रैक्टिस सेट भी बोलते हैं और कुछ कैंडिडेट इसे टेस्ट सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी बोले आप, सभी साइनोनियम्स हैं एक प्रकार का। तो आपको लास्ट मोमेंट में ये चीजें लगानी है। अब कहेंगे सर क्यों? लास्ट मोमेंट में आप जो है रिवीजन, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपने जितना अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है, अब आपको कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, है बेसिक बेसिक बातें, लेकिन आप अगर ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो एग्जामिनेशंस के लास्ट मोमेंट में आप बेहतर ढंग से खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। क्लियर है बात को? तो देखिए, अब दो पोस्ट को लेकर के मैं बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। पहला तो आप सभी को हमने बता ही दिया है, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट का, ठीक है, और दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। चूंकि दोनों एग्जामिनेशंस के पैटर्न सेम है लेकिन सिलेबस डिफरेंट है दोनों ही पोस्ट के, इसीलिए हम लोग एक एक करके पोस्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो भी कुछ हो, जो ये दो पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, दोनों में नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चन आएंगे वो उसका लेवल जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। यानी 85 क्वेश्चंस तो यहां से पूछे जाएंगे ना, नॉन टेक्निकल जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, आप सभी को पता है कि जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना है, यानी कि आपको मैथ्स पढ़ना है, एप्टीट्यूड, और रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग और इंग्लिश। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो है ना, सिर्फ और सिर्फ यही दो सब्जेक्ट पढ़ना है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट में। लेकिन आप क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर दे रहे हैं, यहाँ पे ईए दे देता हूं मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। और अगर आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए एग्जामिनेशंस दिए हुए हैं, देने वाले हैं, तो आपको बेसिकली ये तीनों चीजें पढ़नी होगी क्यूसी के लिए, क्यूसी के लिए, ठीक है। इन बातों को याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक? अब ये जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है या फिर रीजनिंग वाला पार्ट है, इसका एक्चुअल एग्जामिनेशंस में क्या लेवल रहता है? तो देखिए, यहां पर एचपीसीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने बहुत बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है और कई वर्षों का क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस होते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं सबको हमने देखा है। इसमें जो आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का जो सिलेबस रहता है वो थोड़ा सा भास्ट रहता है। इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसमें आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसमें आपका मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दैट मीन्स आपका जो मैथ्स का सिलेबस होता है जो दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप लोग देखे भी होंगे, डिटेल सिलेबस के बारे में हमने ऑलरेडी अलग अलग यूट्यूब वीडियोस में भी आप सभी को जानकारी दिया है, तो आप लोगों को एक आइडिया है कि मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट रहता है इसमें। तो वो सभी टॉपिक्स मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़े हैं तो जब आप हमारा सैंपल पेपर को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक स्ट्रांग नहीं है, किस चैप्टर के क्वेश्चन में आप जो है स्टक कर जा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस को, उसका एक लिस्ट बनाइए और उसको बेसिकली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब चीज़ों को शॉर्टकट में समझने की प्रयास करिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन जो है आपसे जीपी से यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से पूछ लिए गए और आपसे नहीं बने
टेस्ट पेपर वाला, सैंपल पेपर वाला क्वेश्चंस, तो आपको नीड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने का। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये जस्ट हमने एग्जाम्पल लिया है। तो इस वजह से मैथ्स में जो जो चैप्टर सिलेबस में है सभी चैप्टर्स को ऑलमोस्ट देख लीजिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने आप सभी को प्रोवाइड किया है जनरल एप्टीट्यूड के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं जब भी क्लासेस लेता हूं तो आप सभी को बोलता भी हूं कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं और चाहते हैं रियल में एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस हो, तो आपको दो चीजों को अपने स्टडी टेबल पे रखना चाहिए। पहला चीजें क्या है, उस एग्जामिनेशंस के सिलेबस को आपको अच्छे से अपना स्टडी टेबल पे रखना चाहिए। और दूसरा चीजें मैं बोलता हूं कि उस एग्जामिनेशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर हो अवेलेबल तो PYQ रखना चाहिए, आपके स्टडी टेबल पे होना चाहिए। अब इससे क्या फायदा होता है, देखिए आपको ये दिख रहा होगा एक गाड़ी के हेडलाइट के तरह दो लाइट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब आप ये बताइए कि एक अंधेरे सड़क पे अगर चलना हो, रोड पे चलना हो और दोनों लाइट बंद हो तो क्या आप चल पाएंगे? कार लेकर के नहीं चल पाएंगे अच्छे से। तो क्या करना पड़ेगा, अच्छे से रास्ता साफ साफ दिखे, दोनों लाइट को ऑन करना पड़ेगा तो रास्ता पूरा क्लियर साफ साफ दिखाई पड़ेगा। वही है आपका प्रिपरेशन में भी, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन का जो डायरेक्शन है वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, सिलेक्शन ओरिएंटेड हो, तो आपको ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी चाहिए। आपके स्टडी टेबल पर अभी भी अगर नहीं है तो सिलेबस का एक प्रिंट आउट पेज और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। इससे आपको क्लियरिटी के साथ है आइडिया लगेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि क्या पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह भी समझ लेना और जान लेना कि क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे कैंडिडेट तो इसी में उलझे रहते हैं, जो नहीं पढ़ना है उसी में दिमाग लगाते रहते हैं। इसी वजह से यहीं पर एक रोल आता है टीचर का, कि वो आपको बेहतर ढंग से गाइड कर देते हैं कि आपको इन चैप्टर्स में, इन टॉपिक्स में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन रियल एग्जामिनेशंस में नहीं दिखते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस को करेंगे। क्लियर है यहां तक चीजें? तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो सिलेबस आपके स्टडी टेबल पे होना चाहिए, और ये आप डे 1 से लेकर के डे 8 का तक का 8 डेज का प्लान बना लीजिए, या आप इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट है तो आप स्टडी आवर्स को बढ़ा दीजिए अभी लास्ट मोमेंट में। मेरे ख्याल से अभी जो है आपको 8 आवर्स पर डे पढ़ना है, रूटीन बना लीजिए। 1 से 2 सप्ताह का बात है, पूरा बढ़िया से पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट को, सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको स्टडी टेबल पे रहेगा तो आपको पूरा अच्छे से क्लियरिटी रहे, आपको आ जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और किस टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है। ये सब कुछ का आपको ईमानदारी पूर्वक क्लियरिटी आ जाएगा। और जब आपको एक गाड़ी के ड्राइवर की तरह पूरा रास्ता साफ साफ देखने लगेगा ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो समझ लीजिए आप सिलेक्शंस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप प्रिपरेशंस जो है एग्जाम ओरिएंटेड तब कर पाएंगे, और मैं चाह रहा हूं कि आप सभी का प्रिपरेशंस एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो यही सब चीजों को थोड़ा सा जो आपको मैं बोल रहा हूं अभी करने के लिए, यही सब चीजें मैं और हमारी टीम बैठ करके करते हैं, और तब जाकर के हम लोग बनाते हैं सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट या फिर क्लासेस में दिए जाने वाले नोट्स, ताकि आपके लिए डायरेक्टली हेल्पफुल हो। देखिए मैं ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूं एज ए टीचर कि जो मैं क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट में दूंगा एज इट इज डिट्टो एग्जाम में दिख जाएगा, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि इसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपका सैंपल पेपर्स जो मैं दे रहा हूं उसको सैंपल पेपर से भी कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए नजर आए, लेकिन ये एक जस्ट कोइंसिडेंट होगा, संयोग होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड आप सभी को क्वेश्चन देने का, लेवल वो मेंटेन करने का। लेकिन क्या करें, हमें सभी के प्रकार के कैंडिडेट को देखना होता है। हमारे बैच में कभी बेसिक कैंडिडेट भी जुड़ते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के कैंडिडेट भी जुड़ते हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट कैंडिडेट भी जुड़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग लेवल्स में सैंपल पेपर को बनाते हैं।
जैसे कि सैंपल पेपर जो नंबर 1 जो होता है वो बेसिक लेवल का होता है, क्योंकि उन्हें हमें हमें मैं चाहता हूं कि सभी प्रकार के कैंडिडेट उसे सॉल्व कर पाए। फिर 2 नंबर जो होता है थोड़ा सा लेवल अप होता है, 3 नंबर का और लेवल अप, 4 नंबर का और 5 नंबर जाते जाते पूरा टॉप लेवल का हो जाता है। और ये जो 3 और 4 नंबर का होता है ये HPCL के लेवल का होता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल के HPCL में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ नहीं पूछे जाते हैं। एक आध सेट मैंने थोड़ा सा टफ देने की कोशिश किया है, ताकि आप एक स्टेप्स अप प्रिपरेशन करके जाएंगे तो रियल एग्जामिनेशन में आपको इजी और हल्का फील होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है, और लास्ट मोमेंट में सैंपल पेपर सॉल्व करिए, और उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसको एनालिसिस करिए। जैसे एक सैंपल पेपर आपने लिया, मान लेते हैं यहां पर सैंपल पेपर नंबर 2 या 1 ले लेते हैं। 1 आपने लिया, अब आपको रियल एग्जामिनेशन में कितना टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? जितना टाइम मिलेगा उतना टाइम आपको यहां पर भी एक सैंपल पेपर को सॉल्व करने में लगाना है। यहां पे देखिए 85 क्वेश्चंस सेक्शन 1 से रहेगा, यानी कि पार्ट ए जो रहेगा इसमें 85 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यस और नो। और पार्ट बी जो रहेगा इसमें भी कितना 85 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल जो है कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं 170 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए टाइम कितना दिए गए रहेंगे? आप सभी को पता है कि 150 मिनट आपको समय दिए जाएंगे, है कि नहीं? तो 170 MCQ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और 150 मिनट। तो ये आपको सैंपल पेपर में दिया गया है 170 MCQ क्वेश्चन। तो ये गिवन टाइम बॉन्ड में इसको सॉल्व करने का हैबिट डालिए और आराम से सॉल्व करिए, और देखिए कि आप जब पूरा इतना समय लगा करके सोच समझ करके टाइमर लगा करके देखिए, पूरा कंप्लीट बैठ करके अच्छे से 170 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद लास्ट में सैंपल पेपर का आंसर की भी दी गई है, उस आंसर की से आप अपना आंसर की को चेक करिए और देखिए कि कितना क्वेश्चन जो है आपका गलत हुआ है। सही तो आप देखेंगे ही, कितना मार्क्स आ रहा है 170 में, कितना मार्क्स आपका आ रहा है वो लिखिए। क्या आपका 105 मार्क्स आ रहा है? क्या आपका 100 से नीचे ही 80 मार्क्स बाय 170 आ रहा है? या फिर आपका 140 बाय 170 मार्क्स आ रहा है? आप मार्क्स को लिखिए, और अभी यहां के मार्क्स पे आपको नहीं जाना है। अगर आपको 105 मार्क्स आ रहा है तो आप गेस करिए कि 65 मार्क्स आपका कहां पर क्या कटे। अगर आपका 80 मार्क्स आ रहा है 170 में, तो गेस करिए कि कहां मार्क्स कटा है। आप सभी को पता है इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग भी है, तो इन बातों को याद रखना है। कितने मार्क्स का निगेटिव मार्क्स है? -0.25 का, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा बात को ध्यान से। 20 नंबर और 70 यानी कि 90 मार्क्स जो है यहां पर कौन कौन से ऐसा क्वेश्चन था जो 90 मार्क्स कट गया, अगर आपको इतना मार्क्स आता है तो? या फिर अगर यहां पर 30 कम मार्क्स आए हैं फुल मार्क्स आने में, तो 30 वो किस किस टाइप के क्वेश्चंस थे? उसके लिए आप क्या करिए, एक A4 शीट का पेपर ले लीजिए। क्या करिए? A4 शीट का पेपर ले लीजिए, और उसमें आप जो है ना कॉलम बना लीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे करके। और ये जो क्वेश्चंस है जो हमने लिखा है 65 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व क्यों नहीं हुए? अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग स्टेजेज होगा, अलग अलग होगा अपना, सभी कैंडिडेट का मार्क्स आएगा जब सॉल्व करेंगे तो। और उसमें रीजन लिखिए क्वेश्चंस का, जैसे कि क्वेश्चन नंबर मान के चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बना, या फिर गलत बना दिया आपने जब सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे तो, या आपने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को। ठीक है, दो चीजें हो सकती है, या तो आपने स्किप कर दिया होगा या तो आप गलत बना दिए होंगे, इनकरेक्ट अटेम्प्ट हो गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में रिमार्क्स लिखिए कि वो आपका गलत क्यों हुआ। अगर गलत हुआ तो क्या उस क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज नहीं थी, या फिर आपने तुक्का लगाने का कोशिश किया नॉलेज नहीं थी तो, या फिर आपको पता तो थी उस टॉपिक के बारे में जो क्वेश्चंस पूछी गई है, लेकिन ऑप्शन देने के बाद आप कंफ्यूज हो गए वहां पर कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन डी सही है। क्या रीजन था? उसको A4 शीट पेपर में लिखिए
ये फीडबैक को लिखिए ऐसे करके। इसी प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चंस में देखिए, अगर कोई क्वेश्चन को आपने स्किप कर दिया है तो वो क्वेश्चन आपने स्किप क्यों किया है? क्या आपको उस क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज नहीं थी? क्या आपने उस क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आए थे एग्जामिनेशंस में, क्या वो टॉपिक को आपने पढ़ा नहीं है? जो भी आपका रिमार्क्स है उसको आप नोट डाउन करिए कॉपी में, A4 शीट पेज में, और देखिए कहाँ कमी है। और यकीन मानिए मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो आपका रिमार्क्स में यहां पर लिखेंगे ना, जब आप सभी क्वेश्चंस का जो जो गलत आपका हुआ है या जिसको आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा आएगा पता है? वो आएगा रिवीजन वाला, रिवीजन वाला इशू आएगा। क्योंकि इस एग्जामिनेशंस में वैसा भी टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो कि ऐसा ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो कि जो कि आपका आउट ऑफ द सिलेबस हो, या फिर आप कहें कि हमने पढ़ा ही नहीं था। वो उस टाइप के भी क्वेश्चंस रहते हैं। वो एक रणनीति अलग है कि कैसे पेपर्स को सेट की जाती है पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए। उसके बारे में हम लोग कभी और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, या अभी ही शॉर्ट में हम लोग समरी के रूप में देखेंगे अपकमिंग कुछ मिनटों में। इसीलिए पूरा बढ़िया से सेशन में बने रहिएगा। अभी मैं किसी भी कैंडिडेट का कमेंट नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं इफेक्टिव वे में आप सभी को सभी बातें बताऊं। कमेंट अगर देखने लगूंगा तो मेरा फ्लो बिगड़ जाएगा, फिर ये अंदर से जो आ रही है ना रियल कंटेंट, उसका फ्लो बिगड़ जाता है, तो फिर नहीं आता है। क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड या फिर मैं सोच के नहीं आया हूं कि आज क्लास में क्या बताऊंगा। ये आपको बताते बताते अंदर से फीलिंग्स आ रही है कि आपको क्या क्या चीजें एग्जाम ओरिएंटेड बतानी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे रिवीजन का। आप रियलाइज करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में कि आपको आंसर पता था, आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते थे, आपको जस्ट थोड़ा सा और रिवीजन करने की आवश्यकता थी। बस यही रियलाइज होगा। और इसीलिए कहता हूं अभी लास्ट मोमेंट में आप सैंपल पेपर को सॉल्व करिए, और जो फीडबैक आता है, अगर इस तरह का फीडबैक आता है कि रिवीजन और करने की आवश्यकता है, तो उस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, तभी सैंपल पेपर नंबर 2 को सॉल्व करना शुरू करिए। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, और रिवीजन यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो इसमें तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो नॉट अटेम्प्ट, तो नॉट अटेम्प्ट होने का रीजन क्या क्या रहता है? एक तो आपको टाइम नहीं बचा होगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, टाइम शॉर्ट हो गया होगा। दूसरा हो सकता है कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगा और आप तुक्का लगाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग है। तो बेसिकली इस सिचुएशंस में आपको हो सकता है उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो लैक ऑफ नॉलेज कर लेते हैं, या फिर आउट ऑफ द सिलेबस फील कर सकते हैं आप उस क्वेश्चन के बारे में, तो आप उसे छोड़ देंगे अगर ऐसा फील करेंगे तो। ये सब रीजन हो सकती है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है, या टफ क्वेश्चन है, या आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पीएसयू एग्जामिनेशंस में जिसे सॉल्व ही नहीं करनी होती है। क्या बोला मैंने? फिर से सुनिएगा, जिसे सॉल्व नहीं करनी होती है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो होता है सेटर, उसका क्या माइंड सेट होता है। देखिए, मैं चूंकि पिछले 4-5 साल से अलग अलग पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गाइड ही कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सभी पीएसयूज में ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट, हमारे पढ़ाए हुए, हमारे गाइड किए हुए कैंडिडेट अभी जॉब कर रहे हैं। वो मैं बात करूं आईओसीएल का, वो मैं बात करूं सेल का, एनएफएल का, इसरो का, डीआरडीओ का, बीएआरसी का, सेल, भेल, गेल, ये सारे पीएसयूज में ये 5 साल में 6 साल में लगभग जब से मैं पीएसयू के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये रियलाइज किया है कि पीएसयू एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस जो है, स्पेशली पीएसयू का चूंकि मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो क्वेश्चन पेपर सेटर का माइंड जो होता है ना, वो बहुत ही भोला भाला सा है। अगर आप समझ जाएं तो एग्जामिनेशंस को क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, और यही चीज समझने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। अभी तो आपका सेशंस में लेकर के सेशंस को एंड कर दूंगा, लेकिन आफ्टर एंडिंग द सेशंस मैं फिर से पढ़ता हूं, और पढ़ता हूं क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करता हूं, अलग अलग पीएसयू के नेचर को समझता हूं, और उस पीएसयू के डिमांड के अकॉर्डिंग
आप सभी के लिए टॉपिक को तैयार करता हूं कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। इस चीज का क्लियरिटी को मैं बेसिकली आप सभी के सामने रखने का कोशिश करता हूं। तो अभी फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पेपर सेटर जो होते हैं उनका क्या माइंड सेट होता है। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 170 क्वेश्चंस आप सभी के एग्जामिनेशन में आएंगे, क्लियर है। अब जिसमें से 85 क्वेश्चंस जो रहेंगे आपका डोमेन नॉलेज रिलेटेड रहेंगे और 85 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। टोटल 170 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो यहां पर आपका पार्ट ए जो होगा इसे हम लोग पार्ट ए मान लेते हैं और इसे हम लोग पार्ट बी मान लेते हैं, ठीक है। पार्ट बी इसे, तो यहां पर आपका अगर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए भरे हैं तो आपका इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस, और प्लस में यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पार्ट ए में, क्लियर है बातें। और पार्ट बी में जनरल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपका मैथ्स रहेगा प्लस रीजनिंग रहेगा, बस दैट्स ऑल। इस पोस्ट के लिए इतना ही, क्योंकि इंग्लिश जो है आपका यहीं से पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं तो आपका यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। किससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे? केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। प्लस एक चीज जो कोई और नहीं बताता है वो मैं बता देता हूं। देखिए, एचपीसीएल हो या फिर आईओसीएल हो या फिर बीपीसीएल हो या फिर और भी कोई एक्सेट्रा जितने भी पीएसयूज हैं जो ऑयल्स एंड पेट्रोलियम्स का प्रोडक्शंस करती है, वो अपना डोमेन रिलेटेड भी 10 से 20 क्वेश्चन पूछ देते हैं। सीक्रेट है। सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ करके जाने वाले कैंडिडेट उन कैंडिडेट से पीछे हो जाएंगे जो इसका भी तैयारी करके जाएंगे। तो इसी वजह से स्मार्ट स्ट्रेटेजी, सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर तैयारी किया जाए तो पीएसयूज में सिलेक्शंस लेना अभी फिलहाल हलवा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है मे बी और कॉम्पिटिशन्स बढ़ जाए। स्ट्रेटेजी जो है आप सभी को दी जा रही है और अच्छे कैंडिडेट इसको ग्रैस्प करके इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर के अपना सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा लेंगे। तो क्या होती है ये केमिस्ट्री, और प्लस में आपका थोड़ा सा डोमेन या पीएसयू ओरिएंटेड वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद यहां पर जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट होगा इसमें मैथ्स भी रहेगा, इसमें रीजनिंग भी रहेगा और प्लस इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए ध्यान से, 170 क्वेश्चंस में से वो लोग कोशिश करते हैं कि 50% जो क्वेश्चन होगा इस दोनों सेक्शन को ऐड करने के बाद 50% जो क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बेसिस पे हो। एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, मतलब एक आध ठो क्वेश्चन, दो ठो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो एक इंटर रिलेशन है। जैसे मान के चलते हैं कि आईओसीएल में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन एचपीसीएल पूछ लेगा आपसे, तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो नहीं हुआ, ये दूसरे पीएसयू में पूछा था कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, तो इसका पूछा हुआ क्वेश्चन आपको इसमें दिख जाएगा, है ना। और यही सब चीजें मैं सैंपल पेपर में किया हूं ताकि एक क्रिएटिविटी दिखे और इंटरकनेक्शंस हो सके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाए, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी भी हो जाए। तो आपका जो है बेसिकली यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड क्वेश्चंस रहता है आपका 50%। तो जो कैंडिडेट अच्छे से एक सही रणनीति के साथ, सही स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशंस किया हो, तो वो तो 50% मार्क्स उसको पता है कि एग्जाम हॉल में घुसेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, 50% मार्क्स तो स्कोर करना तय है, ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे। ये आपका आउट है क्वेश्चन, समझ लीजिए कि ये पीवाईक्यू बेस्ड रहता है। सेम क्वेश्चन नहीं तो उसी टॉपिक से, उसी क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जैसा पिछले साल आए थे, पूछने का तरीका भी सेम रहेगा और टॉपिक भी उसी टाइप के रहेंगे, क्वेश्चन पूछने का स्टाइल भी वही रहेगा, तो डिफरेंट कुछ भी नहीं रहेगा। तो 50% क्वेश्चन आप ऐसे ही देख सकते हैं। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, ये तो पीवाईक्यू बेस्ड हो गया। इसके बाद 20% जो क्वेश्चंस होती है ना, वो आपका न्यू क्वेश्चंस होती है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो न्यू होती है ये टफ क्वेश्चंस नहीं होती है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन होती है, बेसिक क्वेश्चन होती है। इसको याद रखिएगा, बेसिक में बोल रहा हूं,
और आपका जो बेसिकली 30% जो बचा हुआ है रिमेनिंग क्वेश्चंस, इसमें से आपका 10%, 20% जो फिर इसमें बचता है क्वेश्चंस, वो आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस रहता है। ये भी न्यू के अंदर ही आता है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। और 10% जो बच जाता है वो क्वेश्चंस होता है टफ लेवल का। कैसा? टफ लेवल का, जिसे आपको सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, इससे ज्यादा क्लियरिटी आपको ये रखना है कि किस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। और ये जिस दिन क्लियरिटी आ जाता है ना, आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आती है कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से नहीं। और ये जब जिस दिन समझ में आ जाएगी, समझ जाइए आपका सिलेक्शन फिक्स है, आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। तो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो 10% क्वेश्चंस दिए ही जाते हैं टफ वाला, जानबूझ करके, ताकि कैंडिडेट इसमें उलझ जाए और वो बेसिकली क्या हो, उसी क्वेश्चन में उलझे रहे और सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, या तो सारा क्वेश्चन को विजिट ही नहीं कर पाए, इसी क्वेश्चन में उलझ जाए और सिलेक्शंस ना हो। एग्जामिनेशंस लीक क्यों जाती है? फिल्टर आउट करने के लिए, अच्छे कैंडिडेट को लेने के लिए जो स्मार्ट है। इसीलिए एग्जाम में इस बात का खास ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में आप नहीं पढ़े हैं, जो आपको टफ लगे, फट से उसको स्किप कर देना है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है उस क्वेश्चन के पीछे। क्योंकि ये बात आपको माइंड में रखनी है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। और ये सारा स्ट्रेटेजी को मैं भी फॉलो करता हूं ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट। तो यही चीजें अगर आप सभी को चाहिए तो आप सभी लोग हमारे सैंपल पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर चाहे प्रिपरेशन करने के लिए तो। नहीं तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो गीत गाने वाले रहते हैं कि लास्ट मोमेंट में कुछ 2 सप्ताह में सैंपल पेपर का 599 रुपीज हम कहाँ से देंगे, बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं, कुछ कुछ कैंडिडेट का कहना होता है। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि उतना सैंपल पेपर बनाने के लिए एक तो रिसर्च लगता है, एग्जाम ओरिएंटेड बनाने के लिए, एग्जाम के लेवल का बनाने के लिए, और उसके बाद उस सारे क्वेश्चंस को टाइपिंग करना हिंदी और इंग्लिश में, तो वक्त लगता है, बहुत चीज़ें हैं उसके पीछे, मेहनत लगती है। तो ये 599 रुपीज बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है अगर देखा जाए तो। जिस अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिलती है, जिस अकॉर्डिंग आपको एग्जाम ओरिएंटेड अगर चीज़ें मिलती है, और यकीन मानिए अगर आप सिलेक्शंस ले लेते हैं आफ्टर रीडिंग द सैंपल पेपर, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को देख करके लास्ट मोमेंट में आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल अगर होता है, तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। अगर बेसिकली पॉसिबल होती कि सब कुछ फ्री में हो जाता, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करता, मैं भी चाहता हूं कि हमारी रीच जो है सभी प्रकार के कैंडिडेट के पास हो, सभी प्रकार के कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ सकें और सैंपल पेपर को सॉल्व कर सकें। तो इस वजह से इतना अभी प्राइस कर दिया गया है, इसमें जितना जल्दी जल्दी हो सके आप सभी लोग ज्वाइन होइए, लीजिए और उसको सॉल्व करिए। और जैसा जैसा स्ट्रेटेजी हमने आपको बताया है वैसा वैसा स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी को समझिए, क्वेश्चंस पेपर बनने के साइकोलॉजी को। तो हम लोगों ने बेसिक सारे बातों को कर लिया है, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग थोड़ा सा चैट ले लेते हैं, इसके बाद जो है मैं आप सभी को अभी अपना सैंपल पेपर जो है दिखाऊंगा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए भी और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट दोनों का सैंपल पेपर नंबर 1 और सैंपल पेपर नंबर 1 दोनों पोस्ट के लिए मैं अभी दिखाने वाला हूं आप सभी को। पूरा बने रहिएगा। थोड़ा सा कमेंट ले लेते हैं अगर है तो किन्हीं कैंडिडेट का। तो अभी आई थिंक हमें कोई कमेंट दिख नहीं रहा है, क्या बात है? हाँ आ गया कमेंट है, एनीबडी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये तो बेसिक कौन है सर, नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल में सब्जेक्ट स्पेसिफिक से कौन से क्वेश्चंस आते हैं? सर रिप्लाई हेलो। तो यहाँ पर जो है नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल में सब्जेक्ट में स्पेसिफिक से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, जो सिलेबस में दी गई है उसी से आते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको, सिलेबस क्वेश्चन पेपर के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। तो सैम्पल पेपर ही हम लोग चलते हैं, मूव करके समझने के प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप सभी के लिए सैम्पल पेपर अवेलेबल है। तो पहले खोल लेते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो सैम्पल पेपर है कैसा दिखता है एक नज़र में हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। तो ये है आपका सैम्पल पेपर का पहला पेज, कवर पेज देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सैम्पल पेपर, ठीक है, 2025 के लिए बनाई गई है।
इसे चाहिए ये चाहिए आपको, तो आप हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। यहाँ पर देखिए, अब क्या है HPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट प्रैक्टिस सेट 1। देखिए, इसमें हमने आप सभी को बताया कि पार्ट ए जो रहेगा आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, इसमें आपका कंप्यूटर अवेयरनेस और प्लस में क्या रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो वही चीजें हैं यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज का 1 से 40 नंबर तक क्वेश्चंस इसमें दी गई है, और इसके बाद 40 नंबर तक इंग्लिश के ही क्वेश्चन होंगे। और खास तौर पे इसमें फिल इन द ब्लैंक, एंटोनियम साइनोनियम्स, एडम्स फ्रेजेज, एरर डिटेक्शंस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, और सब चीज़ों को आपको यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये सब लेवल जो है रियल आपका HPCL एग्जामिनेशंस के लेवल का है, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हो सकता है प्रैक्टिस सेट जो है लाइव सेशंस यूट्यूब पे डेली रात में करवाऊंगा। तो एटलीस्ट अगर इस पर जो है 50 स्टूडेंट का अगर रिक्वेस्ट रहा इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में, तो मैं कल नहीं तो परसों कल तक में ही अगर पूरा जाता है 50 स्टूडेंट का रिक्वेस्ट एटलीस्ट कि सर यूट्यूब पे लाइव करवाइए प्रैक्टिस सेट, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे, लाइव यूट्यूब सेशंस में करेंगे, और उसके थ्रू रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा सभी कोई। और यहाँ पर इस तरह के कमेंट रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे चूज द करेक्ट आइटम्स एट द 11th आवर। तो आप देख सकते हैं वेरी अर्ली, वेरी लेट, ऑन टाइम, इमीडिएटली, क्या होगा इसका मीनिंग। तो ठीक है, इस तरह से 40 नंबर क्वेश्चंस तक जो होगा सिर्फ और सिर्फ किसका क्वेश्चन होगा, यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 40 के बाद जो है कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बेसिकली क्वेश्चंस जो है ये कंप्यूटर अवेयरनेस का शुरू हो गया, और ये क्वेश्चन जो है 41 नंबर से लेकर के 85 नंबर तक कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चंस है। जैसे व्हाट डज MS एक्सेल प्रीमियरली डील विथ। अब देखिए, आप जब कंप्यूटर का सिलेबस देखे होंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि MS वर्ड से भी क्वेश्चन रहेंगे, MS एक्सेल से भी क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो टॉपिक दी गई है HPCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वही सभी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के सैंपल पेपर को डिजाइन की गई है। अब यहाँ से 41 से 85 क्वेश्चन जो होंगे आपका कंप्यूटर बेस्ड बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, और जब आप 85 क्वेश्चंस तक नीचे चले जाएंगे तो आपको जो है बेसिकली यहाँ पर दिखेगा नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे जो है स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और 85 नंबर क्वेश्चंस यहाँ तक आ गए। इसके बाद आपका पार्ट बी शुरू हो जाता है, जो कि आपका एप्टीट्यूड सेक्शन से है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी 86 से 85 क्वेश्चंस होगा, और 86 से 125 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग से रिलेटेड। और रीजनिंग में आपका सारा कुछ है, वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ें कवर की गई है जो आपके सिलेबस में है। सीरीज से क्वेश्चंस है, ठीक है, और सारी टाइप के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो सारा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, सब कुछ, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप अपने स्कोर को देख सकते हैं। इसके बाद 125 क्वेश्चंस के बाद जो है यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपको दिखने को मिलने लगेगा। जैसे 125 क्वेश्चन हो गया, अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस यहाँ से आपका शुरू हो जाता है देखना। अब इसमें जो है आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि HPCL एग्जामिनेशंस में अरिथमेटिक पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जैसे कि आपका अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहते हैं। एक्सेप्शनली दे कैन आस्क फ्रॉम द मैट्रिक्स चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। तो ये सब जो सिलेबस में दी गई है आपका HPCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो सभी सिलेबस को आपको एक बार अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये सारा सैंपल पेपर को सॉल्व कर लीजिए। इसमें जो है बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन हैं, कुछ टफ लेवल के भी क्वेश्चन हैं। जैसा कि हमने बताया, सभी चीज़ों को ध्यान में लेकर 10% क्वेश्चन ही आपको रियल एग्जामिनेशन में भी टफ क्वेश्चन दिखेंगे, और सब क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट रहता है। तो क्वेश्चंस लगभग में इसी टाइप्स के आपको एग्जामिनेशंस में दिखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं, और सभी प्रकार के क्वेश्चंस को इसमें डाली गई है। तो ये जो सैम्पल पेपर है आप सभी ने देखा, प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चंस हैं, परसेंटेज चैप्टर के भी क्वेश्चंस हैं।
तो इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन जब खत्म हो जाती है 170 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आप यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में सबका आंसर की दी हुई है, तो आप अपना आंसर से इस आंसर की से मैच कर सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही सॉल्व हुआ है। तो ये जो सैंपल पेपर हम लोगों ने देखा, ये सैंपल पेपर था आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। चलिए अब हम लोग देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का कैसा है सिलेबस, इसको हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग का नेक्स्ट आता है HPCL क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का। तो इस पोस्ट के लिए जो आपका सैंपल पेपर है वो कुछ इस तरह से ओपन होता है और पहला जो पेज का इंटरफेस है कुछ इसी प्रकार का दिखता है। HPCL क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर सैंपल पेपर है। तो आप लोग भी इसे जब बैच में इनरोलमेंट लेंगे तो डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। और ये बेसिक फाउंडर एंड CEO का मैसेज है और बेसिक बातें हमने इसमें बताया है, मेंशन कर दिया है। ठीक है, और सैंपल पेपर अगर आप लोग को चाहिए तो ऐप को डाउनलोड करके ले सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 1 है और इसमें जो है क्वेश्चंस आपसे जो पूछी जाती है क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए, इसको ध्यान से समझिएगा। हमने आप सभी को बताया भी कि आपका PSU जो होता है, PSU में जब भी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट को एलिजिबल किया जाता है, मेरा 100% एक्सपीरियंस जो है केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के साथ PSU एग्जामिनेशंस के लिए, वो लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री को फेवरेट टॉपिक मानते हैं। फेवरेट टॉपिक कह लीजिए, सब्जेक्ट कह लीजिए, जो भी है, यहां से वो लोग क्वेश्चंस बहुत अच्छे से भर भर के पूछते हैं। इसके बाद उनका फेवरेट टॉपिक होता है बेसिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट इसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं अरे ये तो बेसिक ही है, क्या जरूरत है पढ़ने का, बेसिक केमिस्ट्री। इसके बाद अगर उनको जरूरत पड़ता है तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी वो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेस्ड है। और लास्ट में आता है आपका और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये लेकिन आता है सबसे लास्ट में। इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा कम दिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से देखने को मिलता है। इसके बाद सबसे ज्यादा किसका वेटेज होता है आपका, क्योंकि HPCL, IOCL, BPCL ये सब जो है पेट्रोलियम एंड गैस प्रोडक्शंस के लिए बेसिकली जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका प्लांट ओरिएंटेड रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका पेट्रोलियम्स एंड जो पेट्रोकेमिकल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ देते हैं वो लोग। अगर आप जानते हैं उनके बारे में तो आप आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। हमने बताया ना कि कुछ क्वेश्चंस आपको गुमराह करने के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ने के लिए होते हैं। जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को अच्छे से रिवीजन कर लेना है और आपको जो बेसिक हमने बताया वो सब चीज़ों को रिवीजन कर लेना है। अब देखिए रिवीजन करने का 2 तरीका है। एक रिवीजन तो आप सैंपल पेपर को सॉल्व करिए, एनालिसिस करिए खुद को कि कितना मार्क्स आ रहा है और क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आपका नहीं बन रहे हैं, जो इसमें मेंशन है वो टॉपिक को अगर आप रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स पढ़ा हुआ है, क्लासेस आपने पढ़ा है, देखा है, तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगा लीजिए। नहीं तो क्वेश्चंस को यहाँ का आप क्वेश्चन को करके चले जाइए, अच्छे से आंसर देख करके उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अगर हो सके तो उस क्वेश्चन के बारे में और थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करिए, किस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछे गए, उसका क्या आंसर हो सकता है। थोड़ा सा इफर्ट मारिए, अपने से थोड़ा सा इफर्ट मारिए तो कुछ बेहतर हो सकता है आपके लिए। देखिए इतना चीज़ें इस वजह से बोल रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट है ना, और लास्ट मोमेंट में आप अगर ईमानदारी पूर्वक थोड़ा सा इफर्ट ज़्यादा लगाएंगे ना, हो सकता है आप जिस टॉपिक का ये MCQ देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ऐसा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है, पूछने का तरीका ये है, आप इस क्वेश्चन के आंसर तो जान जाएंगे हमारे इस PDF में जो सबसे नीचे में आंसर दिया हुआ है, आंसर की दिया हुआ है उससे। लेकिन आप जब खुद से रिसर्च करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कुछ, तो हो सकता है आप कुछ नया भी सीख लेंगे, और वो नया जो आप सीखेंगे हो सकता है वही को जो नया आपने सीखा है उसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो आपके लिए ये एक एडवांटेज हो जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन, पार्टिकुलर क्वेश्चंस ओरिएंटेड आप थोड़ा सा रिसर्च भी करिए। लास्ट मोमेंट में बस यही करना है। और जो हमने आपको बताया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो टॉपिक हमने लिखाया वो सभी टॉपिक्स के यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, और जितना जिस टॉपिक्स का वेटेज है उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर उतना ही क्वेश्चंस दी गई है। तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ये सैंपल पेपर को बनाई गई है, और
बेसिकली आप सभी के लिए पूरा हेल्पफुल होंगे। जैसे कि व्हिच गैस इज यूज्ड इन जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी एज ए कैरियर गैस मोस्ट कॉमनली। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है गैस क्रोमेटोग्राफी से, तो आप अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक्स को पढ़ लीजिए, डिटेल में पढ़ लीजिए, प्रोसेस को समझ लीजिए, बस इससे बाहर क्या आएगा। तो जब आप समझ लेंगे तो आपको अलग अलग टाइप का क्रोमेटोग्राफी तैयार हो गया। तो ओपन माइंड होकर के क्वेश्चन को एनालिसिस करना है और उसको बेसिकली आपको समझना है और पढ़ना है। और ये इसी प्रकार से यहाँ पर सारा क्वेश्चन दिए हुए हैं, 85 नंबर क्वेश्चन तक दिया हुआ होगा। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है सेक्शन बी जनरल एप्टीट्यूड का। और जनरल एप्टीट्यूड में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका मैथ्स से पूछे जाएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से। तो देखिए मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ये तीनों है प्रैक्टिस का चीज है। तो अभी लास्ट मोमेंट में अब आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, सिर्फ टेस्ट पेपर लगाइए, सॉल्व करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। कोशिश करिए कि जितना समय लगता है आपका पेपर सॉल्व करने में उससे कम समय में क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो सके। तो टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखिए और रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और टेस्ट पेपर जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका वीकनेस पता चलेगा कि आप किस टॉपिक में वीक हैं, आपको किस सेक्शंस पे ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता है। और अगर सॉल्व कुछ नहीं करेंगे, सोचेंगे सीधा जो होगा एग्जाम हॉल में देखा जाएगा, तो आपको लगेगा कि हम सब कुछ पढ़े हुए हैं, हमको सब कुछ आता है। और जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं जानते हैं। ये एकदम अंदर का फीलिंग है। जब जब मैं सच में डेप्थ में घुसता हूँ किसी भी किताब में पढ़ने में, तो मैं ऐसा फील करता हूँ अरे ये लाइन में तो ये मीनिंग था, मैं तो ये जानता ही नहीं था, मेरे लिए ये चीज़ें नया है। और उसको जानने की कोशिश होने लगती है, जिज्ञासा होने लगती है। अच्छा और पढ़ते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं। और क्या होता है, और क्या होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है। जब आप फील करते हैं ना पढ़ाई को तो और पढ़ने का मन करने लगता है। और जब आप फील नहीं करते हैं, जब आप पढ़ते नहीं हैं, आपको लगता है हम सब कुछ जानते हैं। और यही चीज़ें सबको लग रही है जिसकी वजह से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं पैदा हो पा रही है। आप इंटरेस्ट जगाइए और लास्ट मोमेंट में मैं कहूँगा अपने देसी भाषा में, देसी स्टाइल में रगड़ के पढ़िए। ठीक है, हो सकता है आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो जाए आपके लिए। तो यकीन मानिए ये जो आपके लिए लास्ट मोमेंट का समय रहेगा ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और यहाँ पे है सर दिस पेपर इज सिमिलर टू AP PG MSc एंट्रेंस टेस्ट और मोर टफ। तो ये जो पेपर होता है बेसिकली MSc एंट्रेंस के लिए लगभग सिमिलर होता है, लगभग सिमिलर ही है। ठीक है, लेवल का डिफिकल्टी लेवल का बात करेंगे तो सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत इजी ही, मतलब थोड़ा बहुत उससे हल्का सा टफ ही है यहाँ पे, क्योंकि PSU एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग यहाँ पे चूंकि पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चंस को, इस वजह से। ठीक है, तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इस सैम्पल पेपर को डाउनलोड कर लीजिए अगर आप लोग HPCL एग्जामिनेशंस को देने के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, it's not just I am doing the advertisement of my sample paper, it's just I am saying from my heart कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक इसको सॉल्व करते हैं तो आपके लिए ये चीजें फायदा हो सकती है। अब ये टोटली अप टू यू है, आपको ये चीजें लेनी है, सॉल्व आपको करनी है या फिर नहीं करनी है, ये टोटल डिसीजंस आपके ऊपर है। आई एम नॉट गिविंग यू द इंस्ट्रक्शंस, या फिर हम आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि आप इसे लीजिए ही। ठीक है, ऐसे भी मैं थोड़ा सा सच बोलने वाला टीचर में से एक हूं कि जब वैकेंसीज आती है तब कोई कैंडिडेट प्रिपरेशंस करना शुरू करता है, और जब एडमिट कार्ड आती है तब वो सैंपल पेपर और बैच खोजना शुरू करते हैं। तो इस तरह के कैंडिडेट को मैं जनरली अंदर से बहुत लाइक नहीं करता हूं। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत ज़्यादा सच बोलने के बाद आपको बिजनेस में उतना मतलब कह सकते हैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती है ज़्यादा ईमानदार होने की वजह से। लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर कोई अच्छे कैंडिडेट होंगे जो मेरे भाषाओं को, मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना दरअसल ये चाह रहा हूँ कि आपको किसी भी जॉब का वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले से टारगेट लेकर के चलना है कि हमको इस एग्जाम का तैयारी करना है, और वैकेंसी आने से पहले आपको तैयारी करते रहना है। जब वैकेंसी आए तो तैयारी का रफ्तार बढ़ा देनी है, रिवीजन और प्रैक्टिस का रफ्तार बढ़ा देनी है, ना कि वैकेंसी आएंगे तब फॉर्म भरेंगे, इसके बाद बैच ढूंढेंगे कि यूट्यूब पे कौन सा मास्टर है जो इस एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, और उनका कोर्स जाकर के ले लेंगे 500 में, 1500 में, 2000 में, और सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सच्चाई ये है सिर्फ बैच लेने से सिलेक्शन नहीं होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं
और जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी लोग फॉर्म भर रहा है, सबको यही लग रहा है कि मेरा तो सिलेक्शन होना तय है, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, खाली फॉर्मे भर के इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, रियलिटी ये है कि ऐसे सिलेक्शंस नहीं होती है। वो सभी लोग भीड़ बढ़ाने के लिए हैं। तो भीड़ का हिस्सा हैं आप, या फिर आप सिलेक्शंस लेने वाले कैंडिडेट हैं, खुद से पूछिएगा जरूर। और अगर आप सिलेक्शंस लेने वाले कैंडिडेट हैं तो मुझे उम्मीद है ये जो बचे हुए दिन है ना आपका 2 सप्ताह के लगभग में, इसे आप बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 7 से 8 आवर डेली, और कुछ नहीं मैं कहूंगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, जस्ट सैंपल पेपर उठाइए, अपना औकात पढ़ाई का, अपना लेवल तुरंत सामने में आ जाएगा। नंबर्स को देखिए कितना नंबर आता है। अगर नंबर अच्छा आता है तो बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है, नेक्स्ट सैंपल पेपर सॉल्व करके देखिएगा, औकात पता चल जाएगा। क्योंकि लेवल धीरे धीरे हमने बढ़ाया है अपने सैंपल पेपर का। और अगर सभी सैंपल पेपर में आप अच्छा मार्क्स ला लेते हैं, 170 में 160 मार्क्स तक ला लेते हैं, 150 प्लस मार्क्स ला लेते हैं, देन यू कैन कंसीडर कि हाँ ठीक ठाक प्रिपरेशन है, बात बन सकती है। अगर इस बार एग्जाम देंगे तो उस लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सब कुछ डिटेल में आप समझ पाए होंगे और मेरी बातों को। और मेरी ऑलवेज कोशिश रहती है सत्यता के साथ चलें, और आप सभी को जो भी बातें हो वो सच बताऊं, ताकि आप सभी लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशंस को कर सकें। तो अब लास्ट में मैं यही चाहूँगा कि अगर आप सभी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, दुख तकलीफ है, तो आप सभी लोग जो है इस वीडियोज़ के कमेंट सेक्शंस में फटाफट से लिख करके पूछ लीजिए। इसके बाद हम लोग सेशंस को यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे अगले सेशंस में। अगर आपको लाइव सेशंस चाहिए इसी प्रकार से, जैसे अभी हमने बताया है, गाइड किया है आप सभी को HPCL एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए, तो आप सभी लोग जो है इस वीडियोज़ के कमेंट सेक्शंस में जरूर लिख दीजिएगा कि सर डेली लाइव सेशंस चाहिए टिल द एग्जामिनेशंस। और सब सैंपल पेपर के थ्रू तरह ही इसमें भी लास्ट में आंसर की दी गई है, और इसे आप लोग देख सकते हैं, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं मैथ्स में, ठीक है। तो इसे आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और HPCL एग्जामिनेशंस के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो कमेंट में आप सभी लोग लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी सभी बातें। तो रखते हैं इसी विचार के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी PSU में वैकेंसी आने वाले हैं, सभी के क्लासेस, लेटेस्ट अपडेट, सब कुछ आपको इसी YouTube चैनल पे मिलने वाला है। इसीलिए सब्सक्राइब करने के लिए बोलना नहीं पड़े, अपने आप लोग कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, नमस्कार।